गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी रेलवे, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे उसके आंसर जल्दी जल्दी देते रहना। जैसा कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं की विशेषता नहीं है। धातुओं की विशेषता नहीं है, मुझे यह बताना है कि धातुओं की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। धात्विक चमक, उच्च घनत्व, कठोरता, निम्न गलनांक और क्वथनांक। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा अपना विकल्प सही होगा। जैसे कि हमें पता है धातु क्या करते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। ये धातुओं के गुण हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। एक तो ये विशेषता है। धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है, बिल्कुल सही बात है। धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक भी होती है, ये भी बिल्कुल मेरा सही है। उच्च घनत्व होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। धातुओं के अंदर कठोरता भी होती है, ये भी ऑप्शन मेरा सही है। और आंसर ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। विशेष ध्यान करेंगे, ये पूछ क्या रहा है, विशेषता के धात्विक चमक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कि निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक। लेकिन इसका गुण होता है कि उसमें उच्च गलनांक होता है, और उच्च क्वथनांक होता है। ये वाला विकल्प मेरा सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ निम्न दिया है, इसीलिए ये वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है कि जिंक की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन की तुलना में कम है, अधिक है, बराबर है, कभी अधिक कभी कम। लेकिन अभिक्रियाशीलता के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करते हैं। अभिक्रियाशीलता के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे मैं उसके बारे में बता रहा हूं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक याद कर रखी है। जैसे कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, फूटा से एफ ही करो, जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, आगे कलर यही सही है। आगे जिसका फूटा शीशा मतलब पीबी लेड। अब हमारी कार ये उदाहरण देखो, यहां पूछा है जिंक, जेडन पे पहुंचेंगे, ये रहा जेडन। और फिर पूछा है हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है। मतलब ऊपर अभिक्रियाशील ज्यादा है, नीचे कम है। यहाँ क्रियाशील ज्यादा है, ये पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर सोडियम है, फिर कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये जिंक ये ज्यादा क्रियाशील है और नीचे कम क्रियाशील होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जिंक की अभिक्रियाशीलता की तुलना में, तो ये होगा, देखो जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा ये अधिक क्रियाशील है। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अभिक्रियाशीलता का नियम है। कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा मतलब पीबी लेड शीशा, हमारी कार। ऐसे अभी मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सोडियम ठंडे जब होना चाहिए, जब सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा।
जब सोडियम है, सोडियम जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा। तो सोडियम को, जैसे मान लो सोडियम है, Na सोडियम है और सोडियम को मैं ठंडे जल मतलब H2O से क्रिया कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, तो NaO बनेगा प्लस H2 गैस निकल जाएगी। ये NaO बनेगा और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो NaOH बनेगा, NaOH बनेगा, NaOH बन गया और H2 गैस निकल गई बाहर, H2 गैस बाहर निकल गई। तो मेरे आंसर सही होगा बी वाला NaOH। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी NaOH बन रहा है, NaOH बन रहा है। सावधानी की जरूरत है, थोड़ा समझते चलें। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वो रिपीट क्वेश्चन आ गया कि अभिक्रियाशील मुझे बताना है। निम्नलिखित में धातुओं की अभिक्रिया का घटनाक्रम क्या है। अभिक्रियाओं की घटनाक्रम बताना है, मतलब सीरियल नंबर से बनाना है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा टीवी लेड, हमारी कार हिल गई, हमारी कार हिल गई एजी आज, और पीटी प्लेटिनम, ये होता है। ये देखो, ये सबसे ज्यादा पोटेशियम हो गया, ये पोटेशियम, ये अधिक क्रियाशील होता है तो मुझे पोटेशियम मिल गया सबसे ज्यादा। फिर सोडियम भी मिल गया। उसके बाद यह पोटेशियम ये गलत हो गया, यह पोटेशियम ये भी गलत हो गया, यह पोटेशियम मिल रहा है, लेकिन एल्युमिनियम आ रहा है, इससे ज्यादा सोडियम है क्रियाशील, ये गलत हो रहा है। तो इसमें उस एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम भी मिल गया, ये मेरा एल्युमिनियम मिल गया। फिर मुझे मिल गया कॉपर, एल्युमिनियम कॉपर। देखो कौन सा सही है। तो ये वाला यहाँ पे गलती कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एल्युमिनियम इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। चलो इसे छोड़ो, ये गलत हो गया। ये सोडियम मिल रहा है, सोडियम मुझे मिल गया, ठीक है, मुझे सोडियम मिल गया। फिर सोडियम के बाद मुझे मिल गया सोडियम के बाद पोटेशियम, घटनाक्रम, अभिक्रिया का घटनाक्रम क्या है, ये गलत दे रहा है इसमें, ये इसमें गलत दे रहा है, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होता है, सोडियम कम क्रियाशील होता है। तो ये वाला ये सही था, यहां तक ये सही था। फिर एल्युमिनियम और कॉपर में देखेंगे, एल्युमिनियम और कॉपर, ये इसमें यहाँ उल्टा दे रहा है, क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील होता है, हमारी कल्लू ने कार मांगी, बिल्कुल सही है। ये तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, लेकिन यहाँ CA होना चाहिए, यहाँ CU होना चाहिए, यहाँ EL होना चाहिए, तब मेरा ऑप्शन बी वाला सही है, ये बी वाला सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि जब जिंक H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। जिंक है जो H2O से क्रिया करेगा, AB उपरोक्त सभी समीकरणों का, ये Zn है, H2O से क्रिया करेगा, AB उपरोक्त सभी समीकरणों में उत्पाद A और B हैं, उत्पाद A और B है। जैसे मान लो Zn है, Zn किससे क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा, Zn H2O से क्रिया करेगा तो ZnO बनेगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, Zn बनेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सही है, ZnO बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस धातु को मिलने पर कॉपर सल्फेट विलयन
किस धातु को मिलने पर कॉपर सल्फेट विलयन रंगहीन विलयन में बदल जाएगा। मतलब रंगहीन विलयन में बदल जाएगा, तो रंगहीन विलयन में तो Fe बदल जाएगा। किस धातु को मिलने पर, धातु से कौन सा मिलेगा, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है, इसे कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। अब ये कह रहा है किस धातु से ये मिले, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है वो रंगहीन हो जाए, क्या हो जाए, रंगहीन हो जाए। तो ऐसा कौन सी धातु डालें तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो रंगहीन हो जाए, तो इसको Fe डालें, Ag डालें, Zn डालें, He डालें, मरकरी डालें। तो कौन सी धातु डालें तो एक कॉपर सल्फेट का विलयन रंगहीन हो जाए, तो इसका सही होगा आंसर Zn। जिंक डाल देंगे इसके साथ, तब जैसे मान लो ये Zn से क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये निकलेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो विलयन है ये नीले रंग का है, ये बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन अपना है, जब यहां से किससे करो, किस धातु को तनु HCl विलयन में मिलाया जाता है तो गैस नहीं निकलती, और कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है, ये धातुओं के नाम दिए हैं कि इस धातुओं में HCl डाल दें, क्या डाल दें, HCl डाल दें तो गैस नहीं निकलती। इसमें क्या है, गैस नहीं निकलती। ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिलाने से गैस नहीं निकलती, उसमें से कौन सी धातु है, पोटेशियम है या फिर Ag है, सोडियम है, जिंक है। Ag चांदी या फिर सोडियम या फिर जिंक, इसमें से कौन सी धातु है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना सही विकल्प चुन लिया होगा, तो ये ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो धातु जो Ag है इसमें अगर HCl डाल दो तो कोई गैस नहीं निकलती। इसका ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड Ag बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रियाशील है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है, प्रबल अभिक्रिया करती है, प्रबल अभिक्रिया करती है मतलब जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, तांबा। जैसे अभी मैंने क्रियाशीलता बताया था, कल्लू ने कार मांगी, तो देखो क्रियाशीलता के आधार पर ये पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सोडियम आ गया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, इसका आंसर सही होगा सी, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोडियम अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो उबलते पानी और भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है लेकिन ठंडे पानी से नहीं, वह है, ये धातु पूछ रहा है ऐसी कौन सी धातु है जो उबलते पानी और भाप के साथ हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रही है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है लेकिन ठंडे पानी से नहीं, ठंडे पानी से नहीं विस्थापित कर रही है, जबकि गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है भाप से, उससे ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा, ये एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर फेरस लोहा, आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी Mg। जो Mg है जो उबलते हुए पानी और भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है लेकिन ठंडे पानी से नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस आधार पर थोड़ा सा तुम्हें अब तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः अधातु विद्युत के सुचालक हो, सामान्यतः अधातुएं, ये क्या है, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत की सुचालक है। इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो अधातु हैं, अधातुओं के गुण होते हैं कि वो विद्युत के सुचालक नहीं होती, वे विद्युत के कुचालक होती हैं, वे विद्युत के कुचालक होती हैं। विद्युत के कैसे होती हैं, कुचालक होती हैं।
तो इसमें ये पूछा है, ये हीरा है, ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक, ये ग्रेफाइट है, ये सल्फर है, ये फुलरीन है। मैं आपको बताऊं ये सब ये कार्बन के अपर रूप है। ये क्या है? कार्बन के अपर रूप है। ये कार्बन है, कार्बन के अपर रूप है, अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बनता है, वो बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा है जो कार्बन का अपर रूप तो है, लेकिन ये धातु का कैसा है? सुचालक है। कैसा है? सुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये धातु का कैसा है? सुचालक है। इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा युग्म आयनिक यौगिक बना सकता है? तत्वों का युग्म कौन सा आयनिक यौगिक बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का युग्म आयनिक यौगिक बना सकता है? तो इसका विकल्प सही होगा पोटेशियम और ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, अष्टक नियम किस अणु के लिए मान्य नहीं है? मतलब अष्टक नियम है, ये अष्टक नियम किस अणु के लिए मान्य नहीं है? मान्य नहीं होना चाहिए कि मान्य नहीं है। CO3 के लिए, H2 के लिए, O2 के लिए, BF3 के लिए। अष्टक नियम है, ये पूछता है अष्टक नियम किसने दिया? ये अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड का ये अष्टक नियम है। तो इसका सही आंसर होगा ये BF3 के लिए ये मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिकों के लिए यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके गलनांक उच्च, कथनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कठोर और भंगुर होते हैं। ये तीव्र आयनिक अभिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे ने अपने विकल्प चुन लिया होगा इसमें से। तो इसका कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात पूछा है, वही बात हमने बता दी। ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि CCl4 और CH2 में बंधन की प्रकृति होती है। CCl4 या CH2 के दोनों के विद्युत संयोजी, CCl4 में सहसंयोजी और CH2 में विद्युत संयोजी। CCl4 में विद्युत संयोजी और CH2 में सहसंयोजी। CCl4 में और दोनों में सहसंयोजी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। CCl4 में होता है सहसंयोजी होता है इसमें, और CH2 में होता है विद्युत संयोजी। तो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन अभी उसी के टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। CCl में घुलनशील, जल में घुलनशील है क्योंकि जल में घुलनशील है। क्यों घुलनशील है ये बताना है। जो CCl जल में घुलनशील है क्योंकि CCl4 अध्रुवीय है तथा जल ध्रुवीय है। ये आंसर पहला ही बिल्कुल सही है। CCl4 अध्रुवीय है और जल अध्रुवीय है, इसीलिए अघुलनशील है, अघुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? धातु नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तांबा नहीं है, पोटेशियम नहीं है, सल्फर नहीं है। कौन सा धातु नहीं है? कौन सा धातु नहीं है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सही विकल्प चुन लिया होगा। आपने अपना सही विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो ये धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हथेली पर पिघलने वाली धातु है। अगर हथेली पर पिघलने, ऐसी कौन सी धातु जिसे हम हथेली पर रख दें तो वो स्वतः ही पिघलने लगती है? तो पोटेशियम है, सोडियम है, गैलियम है और फास्फोरस है। तो इसमें से आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर होगा गैलियम। कौन सी होगी? गैलियम। और आपको पता होना चाहिए सोडियम एक धातु है। सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं।
चाकू से काट सकते हैं। और ये अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये वायु से स्वतः ही क्रिया करने लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होता। ये कह रहा है कि धातुओं का गुण नहीं है, सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होता, ये धातुओं का गुण नहीं है। देखो, बंधता, ध्वनिक प्रकृति, धात्विक चालन और तन्यता। देखो मैं बता रहा हूं आपके अंदर, इसका धातुओं का क्या होता है कि धातुओं का उच्च गलनांक होता है। धातुओं का क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। उच्च गलनांक होता है तथा उच्च क्वथनांक होता है। गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है। ये धातुओं के अंदर ये गुण हैं, धातुओं के गुण। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब इसे तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में हम बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में दिया है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब तन्यता का गुण होता है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण होता है। आघातवर्धनीयता का मतलब है इसे धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं। मतलब पीट के इनकी चादर बनाई जा सकती है। ये धातुओं का गुण है। तो ध्वनिक प्रकृति, धातुओं को पीटेंगे तो ध्वनि की आवाज होगी, बिल्कुल सही है। ये धातुओं का चालन होता है, ध्वनिक चालन होता है, विद्युत चालन होता है, बिल्कुल विद्युत चालक होता है। तन्यता होता है, बिल्कुल तन्य होती है, तार बनाया जा सकता है। लेकिन ये वाला गुण बद्धता वाला नहीं है। ऑप्शन अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपना कि धातु का गलनांक कम होता है। किस धातु का गलनांक कम होता है? किस धातु का गलनांक कम होता है ये बताना है। पोटेशियम का, तांबे का, सीसा का, टिन का। कौन से धातु का गलनांक कम होता है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम का धातु का गलनांक कम होता है। पोटेशियम का जो गलनांक है वो होता है 63.5 डिग्री सेल्सियस। जबकि तांबा का होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। सीसा, लेड, इसे पीबी से डिनोट करते हैं, इसका होता है 375 होता है 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस ये इनके क्या है? इनके गलनांक हैं। जब टिन की बात करेंगे, टिन को किससे डिनोट करते हैं? टिन को डिनोट करते हैं एसएन से। किससे? एसएन से डिनोट करते हैं। और इसका होता है 231 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम को के से, कॉपर को सीयू से, सीसा पीबी से और टिन को एसएन से। ये भी बात कर लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कल मिलते हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा आप मेरे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसका एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद।